Good morning class. Today we are going to discuss our next part of judiciary. जो हमारा जुडिशरी चैप्टर है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, हमने लास्ट वीडियो में जो फिनिश किया था वो था जी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जुडिशरी जो होती है उसे क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है। तो मैं ये कह दूं कि जो जुडिशरी है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी भी सरकार के किसी भी ऑर्गन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होती। मींस चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आप कह दो कि सरकार का कोई भी ऑर्गन जिसको आप जानते हैं वो कभी भी जुडिशरी को मतलब तनख्वाह लेने से रोक नहीं सकता। तो इनका जो अकाउंट होता है, मतलब इन्हें जो अलाउंसेस मिलते हैं, सैलरीज मिलती हैं, वो लेजिस्लेचर से अप्रूव नहीं होती। हमारी जो सैलरी है वो लेजिस्लेचर से अप्रूव होके आती है, गवर्नमेंट सर्विसेज की, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, लेकिन ये कभी भी लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट नहीं होती। तो इनके लिए अलग कह दो कि अलग तरीके से इनकी सैलरीज जनरेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इवन प्रेसिडेंट भी इनकी सैलरीज नहीं रोक सकता। अब है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इनको अनावश्यक क्रिटिसिज्म की आलोचना से बचाया जाए, कि इनके जो एक्शन और डिसीजंस होते हैं, कि इनके द्वारा किए गए कार्य, इनके द्वारा लिए गए निर्णय, उनका आप उनको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और जुडिशरी के पास पावर है कि अगर आप इनके द्वारा दिए गए निर्णयों पर अगर आप ना खुश हो और इनका क्रिटिसिज्म करते हो तो एक तरीके से आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मतलब कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट के लिए, कोर्ट का कंटेम्प्ट करने के लिए आपको सजा भी हो सकती है। और ये जो अथॉरिटी है कोर्ट की, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली जो अथॉरिटी है, इसकी वजह से जजेस का अनफेयर क्रिटिसिज्म जो होता है वो रुक जाता है। और पार्लियामेंट जजेस का जो आचरण है, जजेस के द्वारा कुछ भी कहा गया उसको हाउस के अंदर डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन एक कंडीशन के अंदर वो चीजें डिस्कस हो सकती हैं। हर चीज जज के बारे में डिस्कस हो सकती हैं अगर रिमूवल ऑफ जज की कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, मतलब जज के ऊपर इंपीचमेंट की धारा लगी हुई है। अगर जज के ऊपर इंपीचमेंट लगा हुआ तब उसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। तो इनका हर कोई व्यक्ति इंडिया का क्रिटिसाइज नहीं कर सकता इन्हें, इनका अनावश्यक तरीके से आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। अब है जी अपॉइंटमेंट, कि जज का जो अपॉइंटमेंट है वो हमेशा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से फ्री रहता है, फ्री रहता है, लेकिन रहा नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई पार्टी इस चीज को मान जाती है कि जज जो लगाया गया रूलिंग पार्टी के द्वारा उनकी मनमर्जी से लगाया गया। तो डिफरेंस क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं देता, बस वही बंदा डिफरेंस पर है कि वो व्यक्ति, द पर्सन हु इज सर्विंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है वो बायस ना हो, लेकिन रूलिंग पार्टीज बायस हो सकती हैं। और एक डिफरेंस ये भी है कि किस तरीके से हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्या करती हैं। फिर जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है जजेस की, उनके द्वारा दिए गए निर्णय या उनके द्वारा दिए गए विचार। अब और असर्टिव जुडिशरी, जुडिशरी अपनी पावर को असर्ट करती है, अजमाती है कि पावरफुल हैं, हमारे द्वारा दिए गए निर्णय बिल्कुल सही हैं। और कंट्रोल्ड और कमिटेड, कि जुडिशरी कंट्रोल और कमिटेड, अपने कार्य के प्रति समर्पित, और कंट्रोल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करती है। तो जितने भी उनके द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनका भविष्य वही तय करते हैं। देश तय करता है या जुडिशरी तय करती है कि कैसा निर्णय आएगा और कैसा निर्णय आना चाहिए। तो देश में बनने वाले जो कानून है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी पर टिके होते हैं। जुडिशरी हर कंडीशन को स्टडी करती है। तो
इम्पैक्ट है अपॉइंटमेंट्स पर कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सारे हमारे प्रोसेस है जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का, उनको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी राय ली जाती है, गवर्नर्स की भी राय ली जाती है। अब हाई कोर्ट का जस्टिस अपॉइंट करना है तो कहीं ना कहीं वहां की मंत्री आ जाते हैं, वहां के गवर्नर्स आ जाते हैं, फिर उस जगह के चीफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, फिर इंडिया के चीफ जस्टिस से भी जब जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो कंसल्ट किया जाता है। अब इंडिया में एक धारणा बनी हुई है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस की, अगर बात करें हम कि अपॉइंटमेंट है जो कन्वेंशन है कि सीनियर मोस्ट जज है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर, सीजीआई जो है वो सीनियर मोस्ट जज बनेगा और उसी को जो सीनियर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसे ही सीजीआई नियुक्त किया जाएगा। बट ये जो कन्वेंशन है, ये जो धारणा है, ये जो चली आ रही प्रथा है, इसे 2 बार रूलिंग पार्टी के द्वारा तोड़ दिया गया। पहले जी कांग्रेस आर, जब 1973 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चेयर वैकेंट हुई तो इंदिरा गांधी ने एएन रे, जिन्होंने उनके हक में फैसला देना था, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। और उनसे पहले जो सीनियर मोस्ट जज थे, 3 थे जी, सहलट, हेगड़े और सहलट, हेगड़े एंड ग्रोवर, ये 3 चीफ जस्टिस, इन तीनों में से एक को सीजीआई ऑफ इंडिया बनना था, लेकिन चौथे व्यक्ति को इनसे ऊपर अपॉइंट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय भारत का एक मुकदमा चल रहा था, भारत के अंदर एक केस लड़ा जा रहा था, केशवानंद भारती केस, जिसमें यह बोला गया, ये निर्णय है कि सरकार बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकती, लेकिन इंदिरा गांधी बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना चाहती थी, तो उनके ऑपोजिट में वो फैसला आया। इसलिए उन्होंने तीनों चीफ जस्टिस जो बनने वाले थे उन्हें नकारते हुए चौथा व्यक्ति जो उनके हक में फैसला देने वाला था उसे भारत का सीजेआई नियुक्त कर दिया। अब दूसरा जी एचआर खन्ना 1975 में बनने वाले थे, लेकिन उन्हें नकारते हुए एमएच बेग, ये भी वही बात इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ, क्योंकि उस समय भारत में इमरजेंसी का दौर चल रहा था या इमरजेंसी लगने वाली थी, तो इंदिरा गांधी के शासन में 2 बार जो ये नियुक्ति प्रथा है, जो नियुक्ति का तरीका है, अपॉइंटमेंट का तरीका, उसे तोड़कर नए तरीके से अपॉइंटीज लिए गए। अब जी है कि जितने भी चीफ जस्टिस हैं, अब हमारे जो इंडिया का दूसरे जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या है जी, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब हम अगर पीछे वाले एक बार टॉपिक पर फिर चले जाते हैं, क्योंकि वही है हमारा मेन, कि अब अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई होगा, जो दूसरे जजेस हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट से पूछकर होगा, मतलब उसमें प्रेसिडेंट भी भाग लेगा, सीजीआई भी भाग लेगा और प्रेसिडेंट भी भाग लेगा। और फाइनल डिसीजन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है कि किसे हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनाया जाए, स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इंडिया के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखिए 1982 का वाकया और 1973 और 75 का जब ये वाकया हुआ तो इन्होंने बोला कि सीधे का जो अपॉइंटमेंट है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसमें बदलाव होना चाहिए। तो 1982 से 1998 के बीच में ये बात फिर आई कि अपॉइंटमेंट कैसे हो सीजीआई का, तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई फिर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। वन इशू दैट अराइज बिफोर द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इनिशियली कोर्ट ने यह माना कि चीफ जस्टिस जो है वो कंसल्ट करके बनना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत को चलाने वाले, पूरे भारत को न्याय देने वाला तो एक बहुत सेक्रेड चेयर है, तो उसे कंसल्ट किया जाना चाहिए। और एक ओपिनियन था, जो चीफ जस्टिस है उसे प्रेसिडेंट नियुक्त करे, कि प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं अपनी सलाह मशवरा दे। लेकिन लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट भी थोड़े बहुत बायस हो सकते हैं, इसलिए एक बहुत अच्छा तरीका लाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब उसमें क्या था कि चीफ जस्टिस के
नेम्स रिकमेंड किए जाएं कि भारत के अगले चीफ जस्टिस बनने की जो लाइन में लोग होंगे उनके नाम लिखे जाएंगे, तो उनकी एक लिस्ट आएगी। तो वो प्रोसीजर क्या था जी, कॉलेजिटी का, कि कॉलेजियम प्रिपेयर किया जाएगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा कोर्ट का। अब लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, मंत्रियों के साथ डिस्कस किया जाएगा, प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद ये रास्ता निकाला जाएगा जो चीफ जस्टिस इंडिया का बनेगा वो सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए। तो ये जो कॉलेजिटी का प्रिंसिपल था, इसको रिकमेंड किया गया कि आज से जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो कॉलेजियम से ही अपॉइंट किया जाएगा। और ये जो अपॉइंटमेंट है, इसका जो डिसीजन है वो सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनसे बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाएगा। जो रिटायर हो रहा है चीफ जस्टिस, उससे भी थोड़ा बहुत बातचीत की जाएगी जो रिटायर होने वाला है, और जो सिटिंग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनसे भी पूछा जाएगा। उनकी जो उनके द्वारा दी गई रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि उन्हें पता है हु विल बी द बेस्ट चीफ जस्टिस फॉर इंडिया, कि इंडिया के लिए कौन सा चीफ जस्टिस बिल्कुल सही है, जो उस उम्र में उस पड़ाव में है। तो जो मैटर अपॉइंटमेंट का, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जुडिशरी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी, इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें प्रधानमंत्री भी हम कह सकते हैं, प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, उनसे भी राय ली जा सकती है, सलाह मशुरा किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग मिलके भारत का नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनेंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन हो सकता है, हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आप जरूर बताइएगा मुझे, अगर आपने देखा हो, अगर आपने पढ़ा हो। अब है जी रिमूवल की बात। एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जो इसका रिमूवल का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, टफ प्रोसेस टू रिमूव ए जज। जज को रिमूव करने के लिए एक बहुत बड़ा टफ प्रोसेस है। अब आर्टिकल 124(4), मैं थोड़ा सा एक आर्टिकल याद करवा रहा हूं आपको। आर्टिकल 124 ब्रैकेट में 4, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जज को रिमूव कर सकता है। जजेस का जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैरी कर सकता है। अब जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो सिर्फ मिसबिहेवियर पर और इनकैपेसिटी, या तो उन्होंने गलत बर्ताव किया हो, अपनी कुर्सी का गलत प्रयोग किया हो, या फिर हम कह दें कि उन्होंने ढंग से कामकाज ना किया हो, और एक मोशन उसके खिलाफ जब चार्जेस प्लांट किए गए तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर चलेगा कि रिमूवल किसके बेस पर, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी पर, करप्शन के चार्जेस लग जाएं, तो एक पार्लियामेंट के अंदर एक मोशन चलेगा जिसके अंदर चार्जेस लगाए जाएंगे जज पर और अप्रूव किए जाएंगे। अब ये जो चार्जेस हैं ये अप्रूव होंगे स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा दोनों हाउसेस में। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 1/2+1। स्पेशल मेजोरिटी में मैं ये कह दूं कि अगर लोकसभा की बात सिर्फ हम करेंगे कि लोकसभा में 545 मेंबर हैं, तो हमें 273 मेंबर चाहिए। अब किसी दिन जब ये जो मोशन चल रहा है और लोकसभा में सिर्फ 300 मेंबर आए तो भी हमें 273 मेंबर चाहिए, तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही दोनों हाउसेज में अब 245 का हाफ अगर मैं आपको कहूं कि 125 के लगभग, ठीक है, भी जितना भी बनता है राज्यसभा में उसका 1/2+1 होना चाहिए, चाहे कितने ही मेंबर प्रेजेंट हो। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 273, दैट्स इट। उसके अलावा नीचे कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। अब अगर मेंबर आपको जी सर जी प्रेजेंट ही 274 है तो भी हमें 273 चाहिए। तो जजेस का जो प्रोसीजर है ये क्लियर है कि रिमूवल जो है वो डिफिकल्ट प्रोसीजर है। एक जनरल आम राय है, एक आम राय है लोगों के बीच में। डिफिकल्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं अब हम, एक प्रोसीजर है तो जनरल सी राय है कि किसके बीच में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में, कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ये कहते हैं कि जज को तो भाई साहब हटा ही नहीं सकते, नोबडी कैन रिमूव जज। जज को हटाया जा सकता है थ्रू इम्पीचमेंट, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि जज
गलत तरीके से अपनी कुर्सी का यूज कर रहा है। अब यह भी नोट किया जाए कि जब इनका अपॉइंटमेंट होता है, जजेस को जब लगाया जाता है, अब जजेस को जब लगाया जाता है तब एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, जब हटाया जाता है तब जी लेजिस्लेचर के पास पावर होती है, लेजिस्लेचर के सामने प्रोड्यूस होता है जज। अब एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, बड़े बड़े मंत्री, वो भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है, लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होते हैं। अब और ये इंश्योर किया जाता है कि दोनों के बीच में दोनों अपनी पावर को बैलेंस में यूज करें, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेचर हो। आज तक एक ही केस हुआ है, सिर्फ एक केस हुआ पूरी इंडिया में कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंसीडर करके पार्लियामेंट के अंदर जज को बुलाया गया और उसके खिलाफ एक मोशन प्लांट किया गया जिसमें इंपीचमेंट चलाया गया। लेकिन दिक्कत क्या हुई, टोटल स्ट्रेंथ जो थी हाउस की 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, 2/3 मेजोरिटी हो नहीं पाई, इसकी वजह से वो जज का रिमूवल नहीं हो पाया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि वो रिमूवल क्या था और वो रिमूवल कैसे चला। अब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, 1991 में एक मोशन साइन किया गया, 108 मेंबर्स 108 मेंबर्स पार्लियामेंट के थे, वही कहां पर था, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर कि इंक्वायरी कमीशन था, एक हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन फाउंड किया गया, वी रामास्वामी गिल्टी ऑफ विलफुल एंड ग्रोथ मिस, कि ऑफिस का गलत तरीके से प्रयोग करना, फंड्स को गलत तरीके से दर्शाना, फंड्स का उपयोग करके अपने फायदे के लिए उपयोग करना और लोगों के पैसे को गलत तरीके से दर्शाना। अब हाई प्रोफाइल इंक्वायरी थी और विलफुल मिसयूज था अपने ऑफिस का। मोरल टर्पिट्यूड की जो पब्लिक फंड है अपने प्राइवेट पर्पज के लिए यूज किए गए, तो इनके खिलाफ जांच बिठाई गई। और उस समय ये जो वी रामास्वामी थे, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कि सबको पता था कि ये क्या दोषी हैं, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग इंडिक्टमेंट, उन्हें ये आशा थी कि रामास्वामी दोषी हैं, लेकिन पार्लियामेंट मोशन जो इनके खिलाफ चलाया गया वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाया, उसके पीछे की भी मैं आपको कहानी बता देता हूं कि मोशन में रिकमेंडेशन थी कि 2/3 मेजोरिटी के साथ वी रामास्वामी को हटाया जाएगा, लेकिन जितने मेंबर्स प्रेजेंट थे, जितने भी मेंबर्स वोट करने के लिए आए थे, अब उनमें से कांग्रेस पार्टी, मतलब जो मेन पार्टी थी कांग्रेस पार्टी थी, अब बहुत बड़ी पार्टी कांग्रेस ने इसके अंदर मोशन के अंदर वोट करने से मना कर दिया, तो 2/3 मेजोरिटी जो घटकर रह गई, 1/2, इन्हें सिर्फ हाफ वोट्स मिले, कि आधे ही वोट मिले, 50% वोट मिले, मिलने इन्हें 75% अगर मिल जाते, वोट हो जाते, तो वी रामास्वामी हट जाते। तो ये एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था एक चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट को हटाने का, जो एक सिरे से बिल्कुल फेल हो गया। अब है जी स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। इंडिया में जो स्ट्रक्चर है, आप सीधी सी फोटो देख लेंगे कि ऐसी सी स्ट्रक्चर है जुडिशरी की, कि ऊपर टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, टॉप लेवल का है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बनाया है कि न्याय प्रथा एक जैसी है सारी, ठीक है। दूसरे कंट्रीज के समान इंडिया में भी सेपरेट कोर्ट नहीं है, हर स्टेट का हाई कोर्ट है, तो एक स्टेट के अंदर एक ही कोर्ट है और एक तरीके से न्याय प्रथा चलती है। और स्ट्रक्चर है जो जुडिशरी का वो पिरामिड वाला है, ऐसे करके पिरामिड बनते हैं, मैं ऐसे बता दूंगा आपको, पिरामिड ऐसे करके बनता है। तो पिरामिड स्ट्रक्चर है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा फाइनल कोर्ट है,
तो फाइनल जो हियरिंग होती है वो सुप्रीम कोर्ट में, उससे नीचे जी हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट काम करते हैं। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो सबसे नीचे के कोर्ट हैं। तो लोअर कोर्ट जो है हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में काम करते हैं। जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट को देता है वो वैसा आगे चल के काम करते हैं, वो आगे वैसे ही चलते हैं। उन्हें जो भी दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट से, द हाईएस्ट कोर्ट से आते हैं वो वैसे वैसे आगे चलते रहते हैं। तो अब है जी इसका जो अधिकार क्षेत्र है कि इंडिया के अंदर आप देखो कि जो कोर्ट्स हैं उनका जुरिस्डिक्शन, उनका अधिकार क्षेत्र सॉरी फॉर द डिले। कि इंडिया के अंदर जो जुरिस्डिक्शन है हाई सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत ज्यादा पावरफुल कोर्ट है। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कोर्ट जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो ऑल ओवर इंडिया में चलता है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया के अंदर अपने तरीके से काम करता है। अब सुप्रीम कोर्ट पावरफुल कोर्ट है, अब इसकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं कि ये इस तरीके से काम करेगा। अब इंडिया का डेमोक्रेसी को जिंदा रखता है, इक्वालिटी को जिंदा रखता है और बहुत सारे जो कानून है उनको इवन स्ट्राइक डाउन भी करता है, उनमें नयापन लाता है। जो भी कोर्ट के अंदर नए कानून बनते हैं उनको पूरे नीचे के कोर्ट तक लेके जाना, उन्हें ये बताना कि आज से ये नए नियम कायदे बने हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट जो है आपका उसके फंक्शंस जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है और इंटरप्रेट करता है जितने भी डिस्प्यूट होते हैं। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिस्प्यूट, फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी रिट्स इशू करता है। फिर स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन कि इसके कुछ जुरिस्डिक्शन है, अधिकार क्षेत्र हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ओरिजिनल हो गया कि ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा तो अपने तरीके से पूरे इंडिया में काम करता है, इसके कामकाज को कोई नहीं रोक सकता। फिर एपीलेट मतलब कोई भी लोग, इंडिया का कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहे अपील कर सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। फिर एडवाइजरी, सुप्रीम कोर्ट एडवाइज देता है, इवन प्रेसिडेंट भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइज मांग सकते हैं। तो इसके फंक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। अब आपकी जो सीट है सुप्रीम कोर्ट की, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट अगर मैं मानूं जी दिल्ली में, मैं कहता हूं जी इंडिया का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में। अब दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सीट अगर हम बदलना चाहते हैं कि दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट को कहीं और ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 130 काम में लिया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पावर है आर्टिकल 137 के अंदर, 137 के अंदर। एंड जो आपका अब आ गया जी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो आर्टिकल 131 के अंडर आता है। अब ये ध्यान रखना, आर्टिकल बता रहा हूं थोड़े से, आर्टिकल 131 के अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आता है। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को अगर हम देखें तो देखिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब जितने भी केसेस हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ही कैन टेक हिज केस टू द सुप्रीम कोर्ट, कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है अपने मैटर को। वो जरूरी नहीं है कि वो निचले कोर्ट में लेके जाए। और हमने एक डायग्राम देखा था, उसमें देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट है। जितने भी फेडरल डिस्प्यूट होते हैं तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनका अंपायर होता है। जितने भी फेडरल डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई भी डिस्प्यूट होगा सेंटर स्टेट के बीच में,
स्टेट स्टेट के बीच में। तो फेडरल डिस्प्यूट जितने भी होते हैं उनको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। कोई भी फेडरल कंट्री जहां पर लीगल डिस्प्यूट अराइज हो गया, कि अगर एक लीगल डिस्प्यूट हो गया कि कानूनी दायरे के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं स्टेट और सेंटर के रिलेशन को लेकर, जैसे स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिड्यूरी लिस्ट। मैं कहूं जी कंकरेंट लिस्ट को लेकर कोई मसला है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो दोनों सरकारें स्टेट और सेंटर कहां जा सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती हैं एडवाइस लेने के लिए, अपने को न्याय दिलवाने के लिए। तो जो पावर है ऐसे केसेस को, सुप्रीम कोर्ट फेडरल केसेस को सॉल्व करने का दम रखता है या उसके पास ही ये सारे केसेस जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट फेडरल जो प्रॉब्लम्स है उनके सॉल्यूशन के लिए बना है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में एम्पायर है, वो एक तरीके का एम्पायर का रोल निभाता है जिसमें सारे फेडरल केसेस सॉल्व कर दिए जाते हैं। और एक क्षमता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही क्षमता है कि वो जितने भी डिस्प्यूट हो रहे हैं फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उनकी व्याख्या कर सकता है। स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच की जो लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, अगर उस पर भी कोई मसला है उसको सॉर्ट आउट करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर है या सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो हर केस को अपने पास ले सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहे कि उसे अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉब्लम में है बिकॉज ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मान रही या उनके द्वारा दिए गए जो कानून है उनको लागू नहीं कर रही, तो वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। अब है जी अगला जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत है, रिट ज्यूरिसडिक्शन। कि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति है, हमने फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर पढ़ा था, राइट्स होते हैं, तो उसमें कुछ रिट्स होती हैं। मैं आपको रिट्स के थोड़े बहुत नाम बता देता हूं, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोबिशन, कर्टोरी, क्यू वारंटो। ये सारी जो रिट्स हैं, 4-5 जो ये रिट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के खिलाफ चलाई जाती हैं। तो एक कोई भी इंडिविजुअल जिसके फंडामेंटल वायलेट हुए हैं, वो अपने फंडामेंटल्स को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट स्पेशल ऑर्डर देगी किसके फॉर्म में? रिट्स के फॉर्म में। कि रिट, सुप्रीम कोर्ट रिट के फॉर्म में एक ऑर्डर देगी कि सरकार को यह बोलेगी इस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को क्यों तोड़ा गया। और हाई कोर्ट भी एक पर्सन के राइट्स को बचाने के लिए, उसके राइट्स अगर वायलेट हुए हैं और वो अगर हाई कोर्ट जाता है तो उसके राइट्स को बचाने के लिए हाई कोर्ट भी रिट का हवाला दे सकती है। ये जो रिट्स हैं ये सरकार के खिलाफ होते हैं कि एक व्यक्ति सरकार से तंग होता है, ज्यादातर सरकार अपनी पावर्स का मिसयूज करती है, इसलिए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंचता है। तो अपनी जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन का यूज करता है। तो अब दो तरीके की रिट है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर रिट ज्यूरिसडिक्शन का यूज कर सकता है, रिट ज्यूरिसडिक्शन यूज कर सकता है। और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंडर रिट ज्यूरिसडिक्शन का यूज कर सकता है। अब है जी अगला, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, जो थोड़ा बहुत आप कह दो कि महत्वपूर्ण भी है, कि अपील करने का हक, ये हाईएस्ट कोर्ट है अपील करने के लिए। तो कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन के खिलाफ। कि अगर उसमें उसका हाई कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ सुनवाई कर दी तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ये सर्टिफाई करेगा, ये एक सर्टिफिकेट देगा कि वो जो केस है वो फिट है अपील करने के लिए।
क्योंकि ज्यादातर सीरियस मैटर्स जो होते हैं जिनका बहुत ज्यादा बड़ी व्याख्या है, उनको कई बार हाई कोर्ट बोल देता है कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ले जा सकते हैं। और अगर एड ऑन किया जाए, जो क्रिमिनल केसेस हैं, अगर लोअर कोर्ट ने एक व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दे दिया, उम्र कैद की सजा दे दी या फांसी की सजा मुकर्रर कर दी कि उसे फांसी होगी, तो ऐसा व्यक्ति अपील कर सकता है हाई कोर्ट में कि मेरे केस को सुप्रीम कोर्ट तक जाने दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है कि पावर टू डिसाइड वेदर टू एडमिट अपील, कि वो उस व्यक्ति की अपील को दाखिल कर सकता है अगर हाई कोर्ट अलाउ ही ना करे। हाई कोर्ट ये बोल दे कि आपका केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाएगा, तो तब भी सुप्रीम कोर्ट उस केस को दाखिल कर सकता है। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस की दिया हुआ वर्डिक्ट, दिया हुआ फैसले को रिकंसीडर कर सकती है और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकती है। हो सकता है कि कल को सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, तो उसमें उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी जो व्याख्या है वो भी बदल सकती है और अलग तरीके से भी फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समय पर हो सकता है कंडीशंस बदल गई या हाई कोर्ट ने उन चीजों को नकार दिया जिनको नकारना नहीं चाहिए था, या हाई कोर्ट ने उन चीजों को कंसीडर नहीं किया जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर कर लिया। तो जो न्याय है वो बदल सकता है, जो फैसला दिया है, जो रूलिंग दी है, वर्डिक्ट दिया है, उसको भी बदला जा सकता है, नई व्याख्या भी इशू की जा सकती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट के पास भी एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है कि वो लोअर कोर्ट में अगर आप फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में जाकर दोबारा से सुनवाई के लिए रिकंसीडर करवा सकते हो अपने केस को। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू हैव लाइक द वीडियो। जो चैप्टर बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे।